हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट जिसका नाम है सीरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये पर्टिकुलरली हमने संडे को आपको बताया जिसमें 865 इसका प्राइस चल रहा था। अभी लगभग 870 का प्राइस चल रहा है। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैंने जो नोट्स बनाता था पहले, उस नोट्स की जगह उसको कन्वर्ट कर दिया है इस पीपीटी में, और पीपीटी से आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से सीरमा अपना जो बिज़नेस है वो फैलाता जा रहा है, कैसा है इसका बिज़नेस मॉडल, क्या है इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सीरमा हमारे नज़रों में आया और क्यों हमने इसको चूज़ किया, और फाइनेंशियल्स का पूरा एनालिसिस करेंगे जिसमें इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, की चैलेंजेस क्या है। इस सारी चीज़ों को देखकर आज हम डिसाइड करेंगे कि क्यों बना हमारा ये एक शॉर्ट टर्म पिक, और उसके बाद हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि हमने ये शॉर्ट टर्म के लिए इसको पर्टिकुलरली क्यों खरीदा, क्यों हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया, क्यों हमने इसको एक स्विंग ट्रेड के लिए क्यों नहीं लिया। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चार्ट्स देखेंगे और डिसाइड करेंगे इसके टारगेट और स्टॉप लॉस। लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं और किस तरीके से हम पोर्टफोलियो को हमारे मैनेज करते हुए चलते हैं। पिछले 8 से 9 महीनों में आपको मैंने कई सारे संडे होमवर्क दिए हैं और ऑलमोस्ट अभी 80% अबव कॉस्ट चल रहे हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए कुछ ने, कहीं कहीं हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए, बिल्कुल कहीं हम नेगेटिव भी चल रहे हैं और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ 9 महीनों में, जबकि इक्विटी मार्केट ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है और 80% स्टॉक्स में हम अभी भी पॉजिटिव है, ये कमेंडेबल बात है और इसीलिए हम ये एनालिसिस करते जाएंगे। और आपको अगर पसंद आता है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ ना कुछ उनको इन्वेस्टमेंट नॉलेज ज़रूर होगा। तो चलिए यहाँ पर सीरमा के ऊपर बात करेंगे। सीरमा के ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं, हमने इसको चूज क्यों किया है, सबसे पहले देखेंगे। तो इंडिया का ईडीएसएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है। हमने देखा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, हमने देखा साइंट, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं लास्ट 1 ईयर में, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये इंडिया में बहुत बूम कर रहा है। पहले क्या होता था, 1970 के पहले चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, चाइना मैन्युफैक्चर करता था, यूएस कंज्यूम करता था और पूरा वर्ल्ड सिर्फ इनको देखते रहता था। लेकिन अब इंडिया भी अपने मैन्युफैक्चरिंग के शूज़ पहन चुका है और साथ ही में यहाँ पर इंडिया में एक मेन कारण है इस पर्टिकुलर सेक्टर का बूम करने का। इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी हाई है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है और साथ में डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो काफ़ी बूम पर है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेक्टर भी यहाँ पर बहुत बूम कर रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली। अगर मैं सीरमा की बात करूँ तो 20% काम इसका एक्सपोर्ट से होता है, मतलब रेवेन्यू 20% एक्सपोर्ट से आता है और 80% डोमेस्टिक रेवेन्यू से बनता है इसका टर्नओवर। तो इसीलिए डोमेस्टिक कंजम्पशन पे सीरमा बेस्ड है और इसी वजह से इस रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा, एक प्लेयर बन चुका है, एक बड़ा प्लेयर बन चुका है सीरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी सीरमा में वाव फैक्टर क्या क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। 2-3 फैक्टर जो मुझे वाव लगे वो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं। वाव फैक्टर पहला था सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ किसी भी कंपनी की अगर बहुत अच्छी है, मतलब ऑलमोस्ट 25% से ऊपर है, मतलब वो स्टॉक मल्टी बैगर बनने के बहुत बड़े चांसेस रखता है और सीरमा की कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ 45% के ऊपर है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 108% है, मतलब ऑलमोस्ट सेल्स से डबल प्रॉफिट ग्रोथ। मतलब ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है कंपनी की वो अच्छी है और दूसरा ऑपरेटिंग लिवरेज भी कंपनी का अच्छा है। तीसरी चीज़, कंपनी यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ सेल्स को बिल्कुल यहाँ पे अचीव करते हुए चल रहा है, मतलब जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है उतनी ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कंपनी के कॉस्ट रिड्यूस होते जा रहे हैं जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। मतलब जितने हायर लेवल पे कंपनी जाएगी उतने लोअर लेवल पे इसके कॉस्ट जाएंगे और मार्जिन इंप्रूव होंगे। और हम देखेंगे कि इसने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है जिसकी वजह से इसके मार्जिन कुछ सालों में इंप्रूव हुए हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेंगे। बिजनेस मॉडल समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया कि सीरमा करता क्या है और किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, तो आपको ये जानना इजी हो जाएगा कि इसका जो रेवेन्यू है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा कम हो जाता है। हमने देखा कि सीरमा कुछ पिछले महीनों में जब यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, साथ साथ में टैरिफ की न्यूज़ थी, तो सीरमा ने अपना लो दिखाया 670 रुपीज़ का। लेकिन अगर देखेंगे आप क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आए, वहाँ से सीरमा ने बहुत बड़ा बाउंस बैक दिखाया, अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस से पहुँच चुका है।
इसलिए इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल समझने के लिए आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप मान लीजिए कि इसका एक प्रोडक्ट ले लीजिए, कंज्यूमर सेक्टर का एक कोई भी प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता है, तो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए जो अंदर के जो इसके आपको चिप्स लगते हैं, साथ साथ में पार्ट्स लगते हैं, वो सारे पार्ट्स ये डिज़ाइन करता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन, मतलब पूरा एक R&D करके कॉन्सेप्ट भी बनाता है प्रोडक्ट का, और साथ में डिज़ाइन भी क्रिएट करता है। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद क्लाइंट के लिए प्रोटोटाइप बना के देता है। प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट का रेप्लिकेट, मतलब ये एक्चुअल काम कैसा कर रहा है उस पर टेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद प्रोटोटाइप अगर सही हो गया तो प्रोटोटाइप के बाद बनता है मास मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, जो कि इनकी टोटल 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में। मास मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हाई ग्रोथ रेवेन्यू बन चुका है, जिसकी वजह से एक स्टार पॉइंट है कंपनी के लिए। और इसके बाद अगर आफ्टर सेल्स में भी कुछ होता है तो उसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर सीरमा एसजीएस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जोड़ती नहीं, असेंबल नहीं करती, लेकिन यहाँ पर एक डिज़ाइन लेड कंपनी भी है, मतलब डिज़ाइन भी करती है। इनका R&D फैसिलिटी भी है। कंपनी की टोटल 4 R&D फैसिलिटी है, जो कि उसमें से एक जर्मनी में है, बाकी 3 इंडिया में है। और कंपनी के पास काफ़ी सारे साइंटिस्ट एम्प्लॉयज़ भी है जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। सो यही एक एनालॉजी है कि जैसे एक आर्किटेक्ट घर डिज़ाइन भी करता है और बनाता भी है, वैसे ही सीरमा भी अपने बिजनेस मॉडल में डिज़ाइनिंग भी करता है, कॉन्सेप्ट क्रिएट भी करता है, प्रोटोटाइप भी बनाता है, मास मैन्युफैक्चर करके बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सो प्रोडक्ट का आइडिया से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ सीरमा हैंडल कर सकता है, और यही सजेस्ट करता है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सकता है कोई भी क्लाइंट के लिए। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर सीरमा अच्छा ग्रो कर रहा है। आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि सीरमा में रिस्क लो है, मतलब क्यों रिस्क लो है? एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर मैं देखूँ कि सीरमा एक कंज्यूमर लेड बिजनेस है तो बिल्कुल है, लेकिन अगेन उसके साथ एक B2B बिजनेस भी है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं, बिकते हैं। अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, एक पाई चार्ट, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं, वो लगभग 36% कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया जैसी डोमेस्टिक कंज्यूमर जो यहाँ पर हमें मिलते हैं, वो लगभग यहाँ पे हाईएस्ट शेयर प्रोवाइड करता है इसके रेवेन्यू को। और ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ा रेवेन्यू हमको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से मिलेगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल, मतलब B2B कंपनीज को, यहाँ पर इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेटिव एंड EV, ये पर्टिकुलर सेक्टर आपको GST बूम की वजह से ऑटोमेटिव सेक्टर भी यहाँ पे बूम कर रहा है, और EV सेक्टर तो यहाँ पर आपको पता ही है कि अभी रिवॉल्यूशनराइज हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में 8% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और रेलवे एंड IT का लगभग 6% का कंट्रीब्यूशन है। मतलब सभी सेक्टर्स से इनको बढ़िया कंट्रीब्यूशन आता है, इसलिए कोई एक सेक्टर, एक पर्टिकुलर थीम पर इनका रेवेन्यू बेस्ड नहीं है, इसलिए इनका रेवेन्यू वेल डाइवर्सिफाइड कहलाता है, यानी इनका रिस्क कम है। हाई मार्जिन फोकस इनका मेन फोकस रहा है, मतलब कंपनी यहाँ पे हाई मार्जिन रिलेटेड काम ज़्यादा करना चाह रही है। एक्सपोर्ट कंपनी जब करती है तो कंपनी का मार्जिन काफ़ी हाई होता है, डोमेस्टिक में सेल करती है तो कंपनी का मार्जिन लो होता है, कंज्यूमर को सेल करेगी तो डेफिनेटली मार्जिन लो होंगे, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, कंज्यूमर को एंड प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। इसलिए फोकस अब बन चुका है इंडस्ट्रियल पर और ऑटोमेटिव पर, जहां पर हाई मार्जिन आने के बहुत बड़े चांसेस है, इसलिए इस तरफ ये कंपनी शिफ्ट होते जा रही है। इसलिए 36% के बाद अगर देखेंगे तो 28% इंडस्ट्रियल यहाँ पर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में। अभी इनके कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सीरमा स्पेशल क्यों है। तो 3 से 4 स्ट्रैटेजीज मैं डिस्कस करूंगा जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ली है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू पर इम्पैक्ट और भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इनकी ऑर्डर बुक और भी आपको बढ़ते हुए जरूर दिख सकती है। पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1 है द डिफेंस एंट्री। अभी तक के अगर आपने देखा होगा तो कंज्यूमर था, इंडस्ट्रियल था, रेलवे था, IT था और बहुत सारे दूसरे भी सेक्टर्स थे, लेकिन अब यहाँ पर डिफेंस में भी एंट्री हो चुकी है, और डिफेंस भी आजकल काफ़ी ऑटोमेट होते जा रहा है, जिसकी वजह से सीरमा SGS भी पिक्चर में आ गई है डिफेंस सेक्टर में। और इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया हुआ है एलकॉम के साथ में,
और इम्पैक्ट क्या है अगर देखेंगे तो यह एक हाई मार्जिन बिजनेस है, मतलब 24 से 25% का मार्जिन यहाँ पर निकालने का क्षमता रखती है। अगर अभी की मार्जिन हम देखेंगे सीरमा की तो ऑलमोस्ट 11 to 13% की है। अगर डिफेंस में बढ़िया काम करती है कंपनी तो 24 से 25% का मार्जिन निकालने का दम रखती है। दूसरा, अब सीरमा ऑफिशियली डिफेंस और नेवी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगी। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है। दिसंबर 2025 में ये पर्टिकुलर गेम चेंजर मूव हुआ जहां पर एलकॉम के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया, एक्वायर किया 60% स्टेक इन एलकॉम डिफेंस एंड मैरिटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एलकॉम एक कंपनी है जो डिफेंस और मैरिटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। सीरमा ने इसको एक्वायर करके ऑलमोस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट को यहाँ पर एक्वायर कर लिया और मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर 235 करोड़ में एलकॉम को खरीद के अब यहाँ पर सीरमा अपने रेवेन्यू में इनके जो भी सेल्स होगी वो अपने रेवेन्यू में यहाँ पर लिखेगा। स्ट्रैटेजिक मूव नंबर 2 क्या था? अभी किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो उसको सेल्स बढ़ानी होगी। सेल्स के साथ साथ सेल्स जब हायर लेवल पर जाती है तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उनकी कॉस्ट एफिशिएंट होती जाए, वो प्रोडक्ट्स भी बनाने लग जाए जो उनके रॉ मटेरियल हो। तो कंपनी ने यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। कंपनी जो रॉ मटेरियल पहले दूसरे वेंडर से खरीदती थी अब आज की तारीख में वो खुद बनाने लगी है। यहाँ एग्जांपल मैंने दिया हुआ है बेयर पीसीबी, मतलब आपको ये जो चिप दिख रही है ये बेयर चिप है और ये पीसीबी कहलाती है, एक रॉ मटेरियल है सीरमा एसजीएस के लिए। ये मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यहाँ पे यूज़ होती है। अब ये फिनिश प्रोडक्ट जो है ये इस तरीके से दिखता है, मतलब इसमें यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होके ये पर्टिकुलर चिप बनता है जिसमें पूरा प्रोटोटाइप बन के एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अभी सीरमा ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है, जेवी किया है शिन्ह्योप साउथ कोरिया के साथ, जिसमें 75% स्टेक हो गया है अब सीरमा का। मतलब अभी तक सीरमा बेयर पीसीबी बाहर से खरीदती थी, फ्यूचर में अब यह खुद पीसीबी बनाएगा। नाय दुपेटा प्लांट इनका जो है इंडिया में ही है वहाँ पर, और ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जैन 2027 से और आपको फर्स्ट हाफ FY28 से रेवेन्यू में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिखने लगेगा। बेनिफिट क्या है? खुद के कंपोनेंट बनाने से प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे। स्ट्रैटेजिक मूव नंबर 3 ये लिखा हुआ है आपके लिए, टैपिंग इनटू न्यू एनर्जी एंड रेलवेज। न्यू एनर्जी में इन्होंने पार्टनर किया है प्रीमियर एनर्जीज के साथ। स्टॉक काफ़ी गिरा है लेकिन अगेन इनके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करके कंपनी यहाँ पर सोलर इन्वर्टर्स बनाएगा और गोल है 1 मिलियन इन्वर्टर का कैपेसिटी को फुलफिल करना। अगेन डाइवर्सिफिकेशन करा है जिसकी वजह से रिस्क यहाँ पर और कम होता है। रेलवे एंड मेडिकल में भी यहाँ पर एंट्री मार दी है जिसमें एली मास्टर के साथ इन्होंने पार्टनर किया हुआ है। हाई टेक पार्ट्स फॉर ट्रेन एंड मेडिकल डिवाइसेस। अगले 10 साल के बाद ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड और मैनुअली बहुत सारे काम बहुत कम हो जाएंगे। हमने देखा पिछले 10 से 15 सालों में आपके जो मैनुअल काम हुआ करते थे, जो आप हाथ से किया करते थे, काफ़ी सारे काम आज ऑटोमेट हो चुके हैं और टाइम सेविंग हो चुका है हमारे लिए। तो आगे जाके भी सेम प्रोसेस फॉलो होने के चांसेस हैं। आपके लिए टाइम बचाने वाले इन्वेंशंस होते रहेंगे और यहाँ पे सीरमा वही काम करता है जो आपका यहाँ पर टाइम बचाता है। सीरमा हर इमर्जिंग सेक्टर सोलर, ईवी, डिफेंस, रेल में अपनी जगह बनाते जा रहा है जिसकी वजह से इसका टोटल डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में। अब कुछ फाइनेंशियल रेशियोज और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो FY25 में Q3 में रेवेन्यू था जितना उससे 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, 1274 करोड़ पहुंच चुका है। इबिडा जो था वो ऑलमोस्ट 101% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और पैट का 108% का ग्रोथ है। मतलब जितना रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं है उतना पैट का ग्रोथ आपको दिख रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग लिवरेज दिखाता है कंपनी की। बैलेंस शीट एक बार हम और चेक करेंगे screener.in पर जाके, जिससे हमें क्लियर पिक्चर मिल सके कि एक्चुअल ग्रोथ हुई है या नहीं। मैन्युफैक्चरिंग स्केल, वेयर डज द मैजिक हैपन? अभी मैजिक कहाँ पे हुआ है? एक्चुअली हम ये 3 स्ट्रैटेजिक मूव हमने देखे कंपनी के, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मूव है कंपनी का कंपनी ने एक रीसेंट एक्सपांशन किया है पुणे मेगा फैसिलिटी एंड न्यू ग्रीन फील्ड प्लांट्स। इनका ग्रीन फील्ड प्लांट है और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टोटल 26 एकर्स में है रांजन गांव में। और ये पर्टिकुलर एरिया मुझे इसलिए याद है क्योंकि यहाँ पर मैं ऑडिट्स करने जाता था
अपने आर्टिकलशिप के दौरान। और यहीं पर ये कंपनी ने अपना न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट खोला है, जिसके लिए यहाँ पर एरोस्पेस और मेडिकल सेक्टर के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इतने डाइवर्स सर्टिफिकेशन मिलना मुश्किल होता है जो क्वालिटी को प्रूफ करता है। इनको सर्टिफिकेशन मिले हैं ये पर्टिकुलर ISO के द्वारा। और कंपनी के मैंने आपको जैसे कहा 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 4 ग्लोबल R&D सेंटर है, और यहाँ पर इनका जो मेन हब है वो है चेन्नई, जहाँ से इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था 2004 में। कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कंपनी का, वो काफ़ी हैवी है, 404 करोड़ का, और डेट है ऑलमोस्ट 300 करोड़ का। और कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को एज सच कोई डेट का इशू नहीं है। फंड रेजिंग जो किया था इन्होंने 1000 करोड़ का वाया QIP अगस्त 2025 में, उसके लिए 750 करोड़ का डेट पेमेंट किया है। बाकी इन्होंने 250 करोड़ ग्रोथ के लिए यूज़ किया है। और इनका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी भी यहाँ पर अच्छा हुआ है और रिड्यूस हुए हैं डेज टू 76 डेज। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको हेल्दी दिख रही है। ऑर्डर बुक की बात करेंगे और आगे क्या पिक्चर दिखती है कंपनी की वो भी बात करेंगे। ऑर्डर बुक अभी 6400 करोड़ की है। यहाँ पे ऑटो से 31% है, इंडस्ट्रियल से 21% है और कंज्यूमर से 25% है। जो कि मैंने कहा यहाँ पे कंपनी यहाँ पे अपना जो पोर्शन ऑफ परसेंटेज है यहाँ पे बदलते जा रही है। अभी एक्चुअल ऑर्डर बुक का मिक्स इस तरीके से दिखता है, लेकिन अभी पिछला जो रेवेन्यू था कंपनी का वो कंज्यूमर से 36% था, इंडस्ट्रियल से 38% था और लगभग 20% से यहाँ पे ऑटो था। एक्सपोर्ट गोल्स रहेंगे कंपनी के। यूरोप FTA का फायदा मिलेगा, टारगेट 1100 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे मार्क करने जाएंगे FY 26 और 27 में। इनसाइट है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। कंपनी को कंटिन्यूस ऑर्डर भी मिलते जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर कंपनी। ऑर्डर बुक यहाँ पे मार्केट कैप से बिल्कुल यहाँ पे कम है, लेकिन अगेन कंपनी को कंटिन्यूस ऑर्डर्स मिलते हैं। पहले से ऑर्डर नहीं मिलते क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है इनका प्रोडक्ट बनाना, तो डेफिनेटली ऑर्डर्स धीरे धीरे मिलते जाते हैं। इसलिए अभी इस ऑर्डर बुक को मैं स्ट्रॉन्ग कहूँगा। EBITDA टारगेट है FY 26 के लिए 500 करोड़ और रेवेन्यू का टारगेट है 4,850 to 5,000 करोड़। ये पहले इन्होंने 6,000 करोड़ का रखा था, जो कि यहाँ पे अब कम हो के 5,000 करोड़ पे आ गया है। एक साल पहले 6,000 करोड़ का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, लेकिन दैट हैज़ चेंज टोटली। अब कुछ रिस्क और चैलेंजेस देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क, नए फैक्ट्रीज, PCB प्लांट और JV समय पर स्टार्ट होना चाहिए, और कोई भी डिले होगा तो कॉस्ट ओवररन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ जनरल चैलेंज फॉर अ कंपनी। और किसी भी कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कहीं भी आप कोई काम करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस वहाँ फेल हो सकता है। मार्जिन प्रेशर बना रहेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपको कॉम्पिटिशन हाई है। कॉम्पिटिशन हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं और टॉप 3 जो कॉम्पिटिटर्स है इसके, वो ऑलमोस्ट 28% का मार्केट शेयर यहाँ पे होल्ड करते हैं। उसमें से एक है डिक्सन। यहाँ पे डिक्सन भी यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटर है, जो मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है कंज्यूमर सेक्टर में। और इसीलिए कंज्यूमर सेक्टर धीरे धीरे कंपनी कम करते जा रही है और यहाँ पे इम्प्रूव करते जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसीलिए कंपनी का जो मार्जिन है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो थोड़ा सा यहाँ पर कम है। ग्लोबल सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल सप्लाई में ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का सीधा असर प्रोडक्शन पर जरूर पड़ सकता है, विच इज अगेन अ कॉमन चैलेंज फॉर द कंपनी। समरी, द फाइनल वर्डिक्ट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 45% रेवेन्यू ग्रोथ है, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट मूविंग टू हाई मार्जिन डिफेंस एंड डिजाइन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कंपनी की, नेट कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है और बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक भी बैठी हुई है। इसलिए सीरमा SGS इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू अ टेक्नोलॉजी पार्टनर। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसलिए अगर आपको ये पर्टिकुलर PPT पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप ये पर्टिकुलर PPT इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी लास्ट में हम इसके चार्ट्स देखेंगे। सीरमा SGS के चार्ट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको बड़े चार्ट्स दिख रहे होंगे। कुछ इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। वॉल्यूम का इंडिकेटर है, दूसरा RSI का इंडिकेटर है और तीसरा MACD का इंडिकेटर है। तो ये आपको इसका पर्टिकुलरली डेली चार्ट दिख रहा है सीरमा SGS का। सबसे पहले मैं इसका मंथली चार्ट लगाऊंगा। राइट, मंथली चार्ट्स में मैं ब्रेकआउट, जब भी इसने पिछले ब्रेकआउट दिए हैं वहां से मार्क करूंगा कि किस तरीके से कंपनी यहाँ पे मूव करती है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने पहली लाइन लगाई है 348 पर, जहां पर कंपनी ने अपना पहला ब्रेकआउट दिया था। दूसरी लाइन में लगाऊंगा यहाँ पर, जहां पर कंपनी ने अपना दूसरा ब्रेकआउट दिया था 707 पर। अब यहाँ पर
कंपनी अपना तीसरा ब्रेकआउट देने आ रही है। ऑलमोस्ट अगर हम हाई पकड़ते हैं तो 912 रुपए पर। तो हर ब्रेकआउट का कंसोलिडेशन पे डिस्कशन पॉइंट होगा और कंसोलिडेशन के बाद उसके ऊपर कितना रिटर्न कंपनी ने पहले दिया था और अब दे सकती है वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पहला ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको पहला ब्रेकआउट मिला 348 रुपए पर, जहां से कंपनी लगभग 707 रुपए तक गई, मतलब 348। तो ये हो गया 100% रिटर्न। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 महीनों के बाद 707 रुपए पर वापस से ब्रेकआउट मिला और वापस से 707 से हमें कहां तक के रैली मिली, 912 तक के, मतलब 200 रुपए की रैली। और अगर हम ये परसेंटेज टर्म पे देखेंगे तो 212 डिवाइडेड बाय 707 इज अराउंड 30% का रैली इसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और अभी ये ट्रेड कर रहा है 868 पर, जब पिछली बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया था। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है, 19 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है और 30% के रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो 19 मंथ्स में हमें लगभग और 125% मिलना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, हम यहाँ पे कंजर्वेटिव व्यू लेंगे। प्रीवियस मूव के हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मार्केट में, इसलिए हम रीसेंट कंसोलिडेशन को पकड़ेंगे। और रीसेंट कंसोलिडेशन में यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट हमें 25% का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो होते हैं इसके टारगेट्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि कंपनी जब भी हमें ब्रेकआउट देती है तो तुरंत यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, आपको अगले 3-4 महीनों में मूवमेंट दिखता है। इसलिए इसको मैंने 2 से 3 महीने 4 महीने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे। 865 पे बाय करेंगे और 25% यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा टारगेट हो जाएगा 1080 का। डेली चार्ट्स में आएंगे, डेली चार्ट्स में इसका स्टॉप लॉस को डिसाइड करेंगे। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी क्लियर स्टॉप लॉस दिख रहा है, कंपनी के सारे सपोर्ट्स खत्म हो रहे हैं लगभग यहाँ पे 718 पर। तो हम स्टॉप लॉस रख लेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल 700 का, जो कि हमारे लिए यहाँ पे एक डिसेंट स्टॉप लॉस बनते आ रहा है। 700 के स्टॉप लॉस के साथ 1080 के टारगेट्स के साथ मैंने यहाँ पे सीरमा में एंट्री ली है। क्या आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर एनालिसिस पसंद आया हो तो बिल्कुल मेरे से क्या आपने इस एनालिसिस को बिल्कुल लॉजिकल समझा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख रहे हैं तो डेफिनेटली सब कुछ कमेंट सेक्शन में आपका एनालिसिस मुझे बताइए और देखते रहिए स्टॉक्स विद